यार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। सभी लोग यार वीडियो को क्या कर देंगे कि शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके सामने आज जो वीडियो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। सभी लोग बार वीडियो को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे और जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं ना, सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या कर लेंगे? चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो वीडियो नोटिफिकेशन वो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है ना? यहाँ पर आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को पढ़ने वाले हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। ठीक है ना? कक्षा 12 फिजिक्स की बात करेंगे, अति महत्वपूर्ण डेरिवेशंस की बात करेंगे, निगमन जिसे आप कहते हैं ना, और 95% एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं। ठीक है ना? तो पहले निगमन की बात करते हैं। पहला देखिए क्या है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, हमने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसके बारे में आपको बताया था। ठीक है ना? वही कह रहा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, किसमें? अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या प्राप्त करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है आपको। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव मतलब क्या होता है कि जहाँ पर एक प्लस आवेश हो और एक माइनस आवेश हो, वहाँ पर एक क्या बनता है? वैद्युत द्विध्रुव बनता है। क्या बनता है? वैद्युत द्विध्रुव बनता है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है ना? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत द्विध्रुव क्या कर रहा है? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, मतलब कि वो क्या होगा? एक अक्ष में ही होगा। क्या होगा? एक अक्ष में ही होगा। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक प्लस आवेश है, ध्यान दीजिएगा, एक माइनस आवेश है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक प्लस आवेश है और यहाँ पर हम मान लेते हैं एक माइनस आवेश है। ठीक, इन दोनों को हमने क्या मिला दिया और एक कितनी दूरी पर इनको हम रख देते हैं? इनको हम रख देते हैं यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनकी बीच की दूरी कितना हो जाएगी? 2l। अगर हम मान ले इनके बीच की दूरी कितना मान ले? 2l मान ले। कितना मान ले? 2l मान ले। और इनके मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? O। क्या हो जाएगा? O इनका मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर हम मान लेंगे। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी अक्ष पर कह रहा है, इसी भी अक्ष पर क्या कह रहा है कि किसी बिंदु पर, क्या कह रहा है? किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। मान लीजिए यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कितना है? E2। कितना है? E2 है। ठीक, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए बिंदु क्या है? P है। ठीक, और यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक की दूरी, यहाँ मान लीजिए इधर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 है। ठीक, ये E2 है, ये E1 है। इतना आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से हम बता पाएँ। ठीक, चलिए अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही, इतना आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? अब देखिए, सिंपल जनरली तौर पर आप सभी लोग बताइएगा कि अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 2l है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा? इसका आधा, यानी कि यल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यल हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे पूरा कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा। अगर हम बिंदु O से क्या माने? बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी अगर यहाँ पर हम मान लें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। क्या है? r है। तब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? r है, तो यहाँ से P से लेकर Q माइनस Q तक की दूरी कितना हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। P से लेकर माइनस Q तक की दूरी कितना हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे P से लेकर माइनस Q तक की दूरी कितना हो जाएगा? ठीक है ना? कितना हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे कितना हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ से देखिए P से लेकर माइनस Q तक की दूरी कितना हो जाएगा? अब यहाँ से देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर हम P से लें, ठीक है ना, P से लेकर हम यहाँ तक की दूरी निकाल रहे हैं, माइनस Q तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक कितना है? यल है।
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आर है, कितना हो जाएगा आर प्लस यल। ठीक, अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या निकालें, P से लेकर Q तक की दूरी निकालें तो R में से हम कितना माइनस करेंगे, L माइनस करेंगे तो यहाँ तक की दूरी आपको निकल जाएगी। तो जनरली तौर पर हम समझेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना लेंगे, P से लेकर, ठीक है ना, P से लेकर Q तक की दूरी कितना हो जाएगा R माइनस L। ठीक, यह आपका हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या बताया आपको, ठीक है ना, इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमने क्या कहा कि किसी वैद्युतध्रुव, मान लीजिए वैद्युतध्रुव है, अब इसी अक्ष में मान लीजिए कोई बिंदु है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो इतना हम आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम E1 की बात करें तो E1 जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर E1 की दूरी देखें तो E1 देखिए जो आपका होगा कितना होगा R माइनस यल, E1 जो होगा R माइनस यल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है Q/R², यानी कि Q/R माइनस यल, कितना R माइनस यल का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। यानी कि हम निकालेंगे AP की दिशा में, किसमें, मान लीजिए अगर यहाँ बिंदु क्या है A है और यहाँ बिंदु क्या है B है, तो AP की दिशा में इसको निकालेंगे AP की दिशा में, ठीक है ना, दिशा में, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए E2 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा Q/R प्लस यल का स्क्वायर। अब किसकी दिशा में होगा, ध्यान दीजिएगा PB की दिशा में, PB की दिशा में, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने आपको समझाया कि अगर आप PB की दिशा में लेंगे तो Q/R प्लस यल का होल स्क्वायर होगा, अगर आप AP की दिशा में लेंगे तो Q/R माइनस यल का स्क्वायर होगा। यहाँ आप देख रहे हैं P और B यहाँ पर है, इसकी दिशा में ले रहे हैं, और P और A और P इसकी दिशा में यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं। देखिए जो आपको वैद्युतध्रुव दिख रहे हैं तीनों एक ही दिशाओं में आपको दिख रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर जो परिणामी वैद्युतध्रुव निकलेगा, परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी E2 माइनस E1 निकलेगा, E2 माइनस E1 निकलेगा। तो E2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक, यानी Q/R प्लस यल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम किसका मान रखेंगे, E1 का मान रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो Q/R माइनस यल का होल स्क्वायर, ठीक, ये आपका हो जाएगा। अगर अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको अगर आप कॉमन लेकर सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू के, कोष्टक में बचेगा क्या, देखिए इस दोनों में कॉमन हो जाएगा, यानी यहाँ पर Q भी कॉमन ले लेंगे आप, तो बचेगा क्या 1/R प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/R माइनस यल का होल स्क्वायर, इतना आपका बचेगा। ठीक, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, मेरे पास सभी लोग लिख लीजिए, मिलेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और ऊपर आपको क्या बचा हुआ है, यहाँ पर ऊपर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मेरे पास बच्चों 2 मिलेगा इंटू यहाँ पर आपको मिलेगा Q इंटू 2L इंटू R अपान यहाँ पर आपको मिलने वाला है नीचे R का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, ये आपको मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, चूँकि हमें मालूम है, क्या मालूम है, ध्यान दीजिएगा, हमें मालूम है Q इंटू 2L बराबर क्या होता है मेरे पास बच्चों P, जिसे आप क्या कहते हैं संवेग कहते हैं, ठीक, यहाँ पर हम मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR अपान, ध्यान दीजिएगा R का स्क्वायर, ठीक, R का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है,
ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग एक चीज़ ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, ठीक है ना। क्या ध्यान देना है, ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ध्यान देना है आपको, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि द्विध्रुव की जो लंबाई है, इसमें आपने द्विध्रुव की जो लंबाई लिया था उसके सापेक्ष पी बिंदु मध्य बिंदु ओ से आर दूरी आर बहुत अधिक है। क्या है, आर बहुत अधिक है, इसलिए आर इज मच ग्रेटर देन 2l। तो क्या हो जाएगा, मतलब आर जो है 2l से बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक। आर जो होगा, जो दूरी है द्विध्रुव से बिंदु की, द्विध्रुव के यानी वैद्युत तीव्रता यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, वहाँ तक दूरी कितना है, बहुत ज़्यादा है, यानी कि आर बहुत ज़्यादा है 2l से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यल स्क्वायर का मान इसके नगण्य क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे निकलेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 2πr अपान आर का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, ये मिलेगा। इसको सॉल्व कर लीजिएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर मिलेगा एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा 2p/r का क्यूब, ठीक। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर आपको निकल जाएगी, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में जो उसकी तीव्रता आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सभी लोग ध्यान समझेंगे और हमारे साथ जुड़े रहने का प्रयास करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, कोई चीज़ छोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए विस्थापन धारा क्या है, विस्थापन धारा क्या है इसका सूत्र लिखिए, एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम का सूत्र लिखिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर जिनको मालूम है विस्थापन धारा क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विस्थापन धारा क्या है, ध्यान दीजिएगा कि विस्थापन, पहला क्वेश्चन यही है कि विस्थापन धारा क्या होती है, ठीक। विस्थापन धारा आपको बताना है कि विस्थापन धारा क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए विस्थापन धारा के बारे में आपको बताते हैं। तो विस्थापन धारा क्या होती है, पहले इसको आप समझेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। क्या होती है, किसी परिपथ में, क्या कह रहा है, किसी परिपथ में, मान लीजिए कोई हमारा क्या है परिपथ है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, विद्युत का प्रवाह करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी परिपथ में, किसी परिपथ में समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ, आप हमारे साथ साथ लिखिएगा क्योंकि ये डेरिवेशंस हैं, तो डेरिवेशंस को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। साथ परिवर्ती, क्या, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, क्या, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। यहाँ आप पुस्तक में लिखेंगे अर्थात, अर्थात वैद्युतीय विस्थापन, क्या, वैद्युतीय विस्थापन, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा विस्थापन के कारण, के कारण, कारण उत्पन्न, उत्पन्न धारा को, धारा को विस्थापन धारा, क्या, विस्थापन धारा, धारा कहते हैं, कहते हैं, ठीक है ना। इसे ID से प्रदर्शित करते हैं, I स्मॉल में D नीचे लगाएंगे, से प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब ध्यान से फिर समझिएगा, आप लोग एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग, ठीक है ना। यानी किसी परिपथ में, ध्यान दीजिएगा, किसी परिपथ में समय के साथ, यदि कोई हमारा परिपथ है उसमें समय के साथ जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। अगर कोई परिपथ है, मान लीजिए हमारा कोई परिपथ है ये, ठीक है ना,
अब इस परिपथ में क्या हो रहा है कि समय के साथ, टाइम के साथ जो उसकी वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, जो उसका वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए बी उसका वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो जब ये बदल रहा है, मान लीजिए यहाँ V1 हुआ इस पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर V2 हुआ, अब इसी पॉइंट पर जो धारा विस्थापित हुई, यानी B1 से लेकर B तक जो करंट डिस्प्लेसमेंट हुई, उसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन धारा कहेंगे। ठीक, यानी कि ID बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, क्या हो जाएगा, डी फाई ई अपान डी टी, ठीक, बराबर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी ई अपान क्या हो जाएगा, डी ई अपान डी टी। ठीक, ये आपको करना है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक, सभी लोग इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए और अच्छी तरीके से सॉल्व भी कर लीजिए, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम, इस क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम क्या है, तो यहाँ पे आप डालेंगे हेडिंग एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम। ठीक, परिपथीय नियम, ये आपको करना है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसके अनुसार, ध्यान दीजिएगा, इसके अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, किसी बंद परिपथ के चारों ओर, मान लेते हैं इसके अनुसार किसी बंद परिपथ के, सभी लोग ध्यान से लिखिएगा, किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, क्या, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा, ध्यान दीजिएगा, परिबद्ध क्षेत्रफल, क्या कर रहा है, परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा प्लस विस्थापन धारा का, ध्यान दीजिएगा, गुजरने वाली धारा का, ध्यान दीजिएगा, कुल धारा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल धारा में आपको कौन कौन सी आएगी, चालन धारा। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुल धारा में आप कौन सी आएगी, चालन धारा प्लस विस्थापन धारा आएगी। कुल धारा का यहाँ पर आप लिखेंगे, कुल धारा का म्यू ज़ीरो गुना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है कि इसके अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर, क्या कह रहा है, इसके अनुसार किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का रेखीय समाकलन उस परिपथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल धारा, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे चालन धारा, ठीक, प्लस आप क्या लिखेंगे, विस्थापन धारा का म्यू ज़ीरो गुना होता है। ठीक, यानी लिखेंगे क्या, अर्थात यहाँ पे आप लिखेंगे, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन, यानी एक बंद परिपथ आपको यहाँ पर लेना है, इसीलिए यहाँ पर हमने क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन लिया है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, म्यू ज़ीरो आई सी प्लस आई डी, ठीक, जहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ विस्थापन धारा क्या, आई डी बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान डी टी, ठीक, तथा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तथा आई सी क्या हो जाएगा, आई सी बराबर यहाँ पे आपको
चालन धारा दिखेगी, चालन धारा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इससे स्पष्ट है कि इससे आपको क्या स्पष्ट हो जाएगा, इससे स्पष्ट है कि इससे स्पष्ट है कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, क्या परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है आपके। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आयनन विभव क्या है। आप सभी लोग ध्यान से समझेंगे कि आयनन विभव क्या है। परमाणु की ऊर्जा का उल्लेख कीजिए, इसमें प्रथम विक्षोभ एवं आयनन विभव का निर्धारण कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन को, क्या कह रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन को आयनन ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक त्वरक विभव के मान को, क्या कर रहा है, किसी इलेक्ट्रॉन को आयनन ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक त्वरक विभव के मान को आयनन विभव कहते हैं। अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन को आवश्यक त्वरक विभव की आवश्यकता होती है, उस आवश्यक त्वरक विभव के मान को आयनन विभव कहते हैं, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की जो कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, कितना होती है, En बराबर -13.6 अपान एन स्क्वायर EV बराबर क्या हो जाएगा, -13.6 अपान एन स्क्वायर EV, ठीक। चलिए आगे आपको बता, अब देखिए निम्नतम अवस्था में पूर्ण विक्षोभ विभव क्या हो जाएगा, E1 बराबर 13.6 अपान 1 का स्क्वायर EV बराबर -13.6 EV, यानी प्रथम विक्षोभ अवस्था में ऊर्जा E2 बराबर -13.6 अपान 2 का स्क्वायर EV बराबर -3.4 EV, ठीक। अतः निम्नतम अवस्था में ऊर्जा प्रदान करने के लिए पहले विक्षोभ अवस्था में पहुंचते हैं, यानी डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1 बराबर -3.4 माइनस 13.6 बराबर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अतः प्रथम विक्षोभ विभव V बराबर क्या हो जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान E बराबर 10.2 EV, ठीक। निम्नतम अवस्था में आयनन विभव E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो विक्षोभ अवस्था में ऊर्जा E इनफाइनाइट बराबर क्या हो जाएगा, 13.6 अपान इनफाइनाइट यानी कि 0। तो आयनित होने पर एक परमाणु को दी गई ऊर्जा डेल्टा E बराबर E इनफाइनाइट माइनस E1 बराबर 0 माइनस -13.6 बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आयनन विभव V बराबर डेल्टा E अपान E बराबर 13.6 अपान E इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 13.6 वोल्ट, ठीक। तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।